हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने मेंस के सारे क्वेश्चन देखा, राइट। अभी हम लोग देखने वाले हैं जितने भी आपके प्री वगैरह में जो क्वेश्चंस आता है या जितने भी जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू टाइप का, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लिया हूं। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बाय ए 0.4 हेनरी इंडक्टेंस इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज फॉर 2 एम्पियर। तो मान लो आपके पास कोई इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है, और ये जो इंडक्टेंस है इसका वो 0.4 हेनरी का है, ठीक, और इसमें 2 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी हो जाएगा 1/2 LI स्क्वायर। क्या हो जाएगा एनर्जी? 1/2 LI स्क्वायर। तो दिस इज 1/2 L का वैल्यू मेरे पास कितना है? तो 0.4 हेनरी, तो दिस इज 0.4, और I की वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 इंटू आपका हो जाएगा 2, तो यू विल गेट 0.8 जूल हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया, लेकिन ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। लेट अस इफ इट इज कैपेसिटर, जैसे आप आगे कैपेसिटर वगैरह पढ़े हो तो उसमें भी आप लोगों ने एनर्जी निकाला होगा। तो कैपेसिटर में आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ा रहा था तो वहां पे जो आपका कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट पढ़ाया था तो वहां पे ये सारे चीजें आप लोगों को कैलकुलेट कराया होगा 1/2 CV स्क्वायर से। तो यहां से भी आप लोगों ने निकाला होगा। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको बोला जाता है। मान लो आपके पास कोई रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में भी आपको एनर्जी निकालने के लिए दे सकता है ना। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? एनर्जी जो होगा वो पावर इनटू टाइम। अब पावर को निकालने आपको आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जेईई एग्जाम्स में, राइट। तो ये सब चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस 8 हेनरी इंडक्टर। कितना का दे दिया भैया? एल का जो वैल्यू है वो 8 हेनरी है। एल का वैल्यू कितना है? 8 हेनरी है इंडक्टर। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, है ना, di/dt आपको दे दिया है। इस इंडक्टर में di/dt आपको दे दिया है। कितना दे दिया है बच्चा? 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, ये दे दिया है। सो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वोल्टेज। तो किसी भी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को आप लिखते हो क्या? L di/dt लिखते हो। आ रहा है बात समझ में? V इज इक्वल टू L di/dt। ईएमएफ को लिखोगे तो माइनस का L di/dt, राइट। ओके, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो L आपका दे दिया गया है डायरेक्ट और di/dt आपको दे दिया गया है 0.5। तो यू विल गेट 4 वोल्ट, यू विल गेट 4 वोल्ट, यू विल गेट 4 वोल्ट। तो यहां पे 4 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? 4 वोल्ट इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लो आपके पास कोई इंडक्टर पता है, ये कोई इंडक्टर पता है, ये इस तरीके का, ठीक है। तो इस इंडक्टर का लेट्स ये आपका करंट है। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, लेट्स से VL इसका वोल्टेज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? L di/dt आप लिख सकते हो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को। करंट को आप लिखना चाहोगे तो इसी करंट को मान लो मैं निकालूं तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा VL और ये तुम्हारा dt हो जाएगा। एनर्जी को हम निकालेंगे, देखो पावर को हम निकालेंगे तो वोल्टेज इंटू करंट होगा। तो वोल्टेज हमको पता है और ये करंट को मैं लिख देता हूं तो IL, LI ऐसे लिख देते हैं हम लोग। दिस इज जस्ट LI और di/dt ऐसे। यहीं से आप एनर्जी को निकालना चाहोगे तो यू विल गेट 1/2 CV LI स्क्वायर, LI स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछते रहता है। अभी एसी फंडामेंटल स्टार्ट होने दीजिए, फिर वहां पे हम लोग खतरनाक तरीके से इंडक्टर का और चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे से PhD करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि इंडक्टर होता क्या है और आता कहां से, ये क्यों इसको कांस्टेंट बोला जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, अभी बहुत फंडामेंटल मैंने बात किया है। जब एसी जब स्टार्ट करूंगा तो वहां तो इनके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करना है ना, कि कैसे बिहेव करता है, लीड करता है, लैग करता है, क्या करता है, एवरीथिंग वहां पे आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो
ये तो आपका कर चुके हो ऑलरेडी, ईएमएफ का है, ईएमएफ है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप कर चुके हो, तो अभी इसको स्किप करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड, ठीक है, उसका लेंथ है, एयर कोर एक सोलेनॉइड है 2 मीटर का, और उसका डायमीटर दे दिया है, मतलब आपका मीन लेंथ आपको दे दिया है, कितना दे दिया है बेटा, 2 मीटर लंबा एयर कोर है, ठीक है। What will be the self inductance of in Henry of the 2 meter long air core solenoid if the diameter of the solenoid is 2 centimeter? Diameter of the solenoid. If the diameter of the solenoid is 25 centimeter, okay, and has number of turns आपको दे दिया गया है 600 और एयर कोर है तो रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा गया है, तो एक चीज मुझे बता दीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई s। s क्या होता है मेरे भाई, s का वैल्यू होता है l डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर और a होता है। अब लेंथ पता है और ये डायमीटर पता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 d स्क्वायर से, ऐसे ही तो निकालोगे ना एरिया को। यदि रेडियस पता रहता तो पाई आर के स्क्वायर से निकालते, बट डायमीटर हमको पता है तो π/4 d स्क्वायर से निकालेंगे, करेक्ट। तो यहां से एरिया अपने को पहले निकालना पड़ेगा, तो दिस इज π/4 और d का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में, और इसका ये स्क्वायर कर दो। अब ठीक है, d का स्क्वायर है ना भैया, तो अब ठीक है, अब परफेक्ट है। तो ये तुमको a का वैल्यू मिलेगा, म्यू आर की वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, म्यू आर का वैल्यू जो है, l का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर हो गया, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, म्यू आर का वैल्यू 1 हो गया, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा दे दिया है π/4, तो दिस इज π/4 और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है रिलक्टेंस, और वहां से नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया है कितना 600, तो 600 का स्क्वायर कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताएंगे मुझे, ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन मिली हेनरी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, बिटवीन द टू कॉइल्स इफ अ करंट ऑफ 2 sin 100 pi t passes through one of the coil, ठीक है, which induce a maximum EMF of 10 pi volt, ओके, ये भी ठीक है, ठीक है। द सेकेंड कॉइल, इन द सेकेंड कॉइल, अच्छा सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किया जा रहा है, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे कितना हो रहा है सेकेंड कॉइल में, वो हो रहा है 10 पाई वोल्ट, और यहाँ पे I1 आपके पास T दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आपको दिया हुआ है 2 sin 100 pi t, करेक्ट, ये आपको दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों कॉइल के बिटवीन में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो कॉइल है, फर्स्ट को करंट दिए, दूसरा में ईएमएफ बना, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिया है, आपको करंट दे दिया इन्होंने और आपको यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू को दे दिया। तो जस्ट मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहूं ईएमएफ के टर्म में, तो ये मेरा हो जाएगा m और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा di1 डिवाइडेड बाई dt। क्या आप लोग को समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो यहां से ईएमएफ की फॉर्मूला को मैं लिखना चाहूंगा तो ये मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया। क्या इतना क्लियर है? सो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EM इज इक्वल टू M। M की वैल्यू आपके पास निकालना है। सर इसकी वैल्यू कितना दिया है? हाँ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको दिया गया है 10 पाई, तो दिस विल बी योर 10 पाई इज इक्वल टू M का वैल्यू, तो M का वैल्यू निकालना है सर, तो ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे di1 बाई dt मतलब एक करंट को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरा हो जाएगा d बाई dt और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 sin 100 पाई t। तो t के रेस्पेक्ट इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा m और
2 आपका बाहर निकल गया, ये हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और 100 पाई टी बाहर निकलेगा, तो दिस विल बी 100 पाई बाहर निकल गया, ठीक। और साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस 100 पाई टी, करेक्ट। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल, ये 10 भी कैंसिल हो गया यहां पे, तो 10 इंटू 2 20 हो गया। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m इंटू 20, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो होगा ना भैया, ईएमएफ का फॉर्मूला आपका m di1/dt होता है, तो यही तो होने वाला है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं m की वैल्यू जस्ट मैं 1, ये 1 हो गया है ना, वो इधर आके कट जाएगा और वो 20 हो गया, और cos 100 पाई टी ये हो गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा, m की वैल्यू को मैं निकालना चाहूंगा, m की वैल्यू को, तो 1/20 cos 100 पाई टी, ये तो ये 20 इसका क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें, चेक करो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। करंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो यार, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन मिली हेनरी, ठीक है यार। तो EM इज इक्वल टू m di1/dt होगा बिटवीन द टू कॉइल्स, इफ करंट इतना दे दिया है, करंट का वैल्यू 2 sin है ना, 2 sin 100 पाई टी एंड passes through one of the coil and which includes maximum EMF of 10 पाई भी, ओके यहाँ पे। तो EMF की वैल्यू मैंने रख दिया 10 पाई, m का वैल्यू यहाँ पे रख दिया d/dt, 2 sin इतना आ गया। तो जस्ट आपका निकालोगे यहां से, ठीक है, तो यही आने वाला है ना इस तरीके का 20, 1/20। तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, तो स्टेटमेंट वगैरह में कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो यार, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि मुझे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है ना, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है, तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, EM इज इक्वल टू di/dt होगा ना, ये इस तरीके का। हाँ, तो या तो इसको m का वैल्यू पूछा है, तो या तो ये आपका इफ करंट बोला है, ये करंट का वैल्यू है, ठीक बात, करंट का वैल्यू है, और EMF का आप 10 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 10 पाई तो रख ही रहा हूँ, और m का वैल्यू मुझे निकालना है, और d इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये 2 हो गया है ना, ये 100 पाई मेरा सामने आ गया, और साइन का मेरे पास हो जाएगा cos 100 पाई टी। तो यहाँ से m की वैल्यू को मैं निकालना चाहूँ, तो ये सब तो फिर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू को मैं निकालना चाहूंगा, तो ये सब तो नीचे आएगा ना, 1/cos के टर्म में आएगा। तो इसको एक बार देखिए कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार देखिएगा, है ना। हमारा फॉर्मूला तो यही होता है ना, EM इज इक्वल टू m di/dt, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF m di/dt, यही तो फॉर्मूला होता है। m की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा जो ये हो जाएगा EM डिवाइडेड बाय di/dt हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ये है ना। और डिफरेंशिएशन करते हैं, सामने आता है, बाहर नहीं आता, कांस्टेंट जो है। देखना बेटा इसको एक बार, कुछ गड़बड़ी है क्या, इसको डाटा वाटा देने में कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक बार देखिएगा तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस, व्हाट, क्वेश्चन को मैच करना एक बार, है ना, SSC JEE का क्वेश्चन है तो वो तो होगा बुक में, इसको मैच करना आप लोग। व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज्ड। इंडक्टेंस पे देखो यार, इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल डिक्रीज, तो नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा, है ना, तो डिक्रीज होगा, यहीं से रिलेशन लगा लो आप, ओके। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। ये क्या है आपके पास, ये EMF वाला है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, तो ये सब तो आप कर चुके हो, EMF आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसको रहने तो वेलोसिटी वगैरह भी देता है, खाली आप पहले कर चुके हो ना, ये सारे क्वेश्चन को BLV कॉन्सेप्ट होता है, BLV साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ नहीं है इसमें। वेलोसिटी देगा, लेंथ देगा, फ्लक्स डेंसिटी देगा, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लेना, देखो वहां पे फ्लक्स डेंसिटी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, लेंथ दे दिया, बस रखो और आंसर पाओ, ठीक है, कुछ उसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 600 टर्न्स कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 0.8 हेनरी इफ 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड, है ना, उसमें से यदि मैं 1/5 टर्न्स को हटा देता हूं, देन द डिटरमाइन द न्यू इंडक्टेंस। तो सिंपल है यार,
पहला केस यहाँ पे देख लो, केस नंबर 1 बना लो यदि आपको समझ में नहीं आता तो। केस नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितना है, 600 टर्न्स है, ठीक है। तो L1 का जो वैल्यू है वो 0.8 हेनरी है। अब ये बोल रहा है कि केस नंबर 2 में ये बोल रहा है कि भैया अब कितना टर्न्स को वहां से मैं रिमूव कर देता हूं, इफ 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड। यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स जितना है उसमें से 1/5 को रिमूव करूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास, तो बचेगा मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है अब कितना बचेगा, 600 में से 1/5 को मैं हटा रहा हूं, यही तो है ना। 600 में से 1/5 को मैं हटा रहा हूं तो बचेगा कितना मेरे पास, तो ये हो जाएगा 5, 12 पंचे 60, 120। तो अब 600 में से 1/5, 6 का 1/5 कितना होता है, 120। तो 120 टन को हटा रहा हूं तो अब मेरे पास कितना बच गया, अब मेरे पास 600 में से 100 गया तो 500, 500 में से 20 गया तो 480, तो 480 टर्न्स मेरे पास बच गया। कई लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट 120 को लिख दिया। अरे भाई 120 नहीं, हटा रहे हो तो बचेगा कितना उसको लिखना है। तो अब टर्न्स तुम्हारा N2 कितना हो गया, N2 का जो वैल्यू है तुम्हारे पास 480 हो गया। अब तुमको L2 की वैल्यू निकालना है, यू विल गेट L2। तो L2 हम लोग निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, L1 हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, N2 डिवाइडेड बाई N1 का होल स्क्वायर। यही तो रिलेशन होता है ना कि L जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है। यही रिलेशन हम लोग लगा देंगे। तो L1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0.8 है, और N2 का वैल्यू मेरे पास 480, और इसकी वैल्यू मेरे पास 600 का स्क्वायर। दिस जीरो विल बी द कैंसिल, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ओके। तो इट विल बी 0.8 इंटू 4 के स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 5 के स्क्वायर मतलब 25 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तुम इसको सॉल्व करो कितना आएगा और जल्दी बताओ। तो 0.8 16 25, जल्दी करो, 0.8 गुणित 16 डिवाइडेड बाई 25। जल्दी मैं अभी कर देता हूं क्योंकि मेरे को जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो इसलिए। तो ये मेरे पास आ गया 0.512, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीजों को समझो बेटा, चीजों को समझो, यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। 1/5 को आपको रिमूव करना था, 1/5 नहीं रखना था, ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 को तो देखिए क्या बोल रहा है। 10, कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। इसका टोटल इंडक्टेंस निकालना है। देखो यार पैरेलल में है तो सबसे पहले इसमें म्यूचुअल इफेक्ट भी पड़ रहा है। यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं रहता तो आराम से पैरेलल सॉल्व कर लेते, लेकिन म्यूचुअल इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप L1, L2, L3 निकाल लो आप। अब L1 तुम्हारे पास 50 हेनरी है, लेकिन इसमें ना इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है और इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब चेक करना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट एडिटिव है, किसका इफेक्ट सब्ट्रैक्टिव है। यही तरीका है किसको निकालने का। 2 रहता तो मैं जस्ट फॉर्मूला लगा देता, है ना, लेकिन 3 इंडक्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो मुझे इस तरीके से L1, L2, L3 पहले निकालना पड़ेगा। तो ये 50 हेनरी है और यहाँ पे मेरा डॉट है, ठीक है, मतलब करंट डॉट में एंटर कर रहा है। इसको देखो, यहाँ पे डॉट से करंट लीव कर रहा है ना, तो 10 उसमें क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। अब इसका देखो, इसमें से डॉट से भी करंट बाहर निकल रहा है, तो ये 20 का भी माइनस इसमें हो जाएगा। तो 50 में से 30 को आप माइनस करोगे तो 50 में 30 माइनस करोगे तो यू विल गेट 20 हेनरी। L1 आपका 20 हेनरी हो जाएगा। सिमिलरली L2 की मैं बात करूं तो L2 मेरे पास कितना गिवन है, 20 हेनरी गिवन है ना। अब 20 में ये 10 माइनस होगा क्योंकि अपोजिट है, ये देखो इसमें से निकल रहा है इसमें से, और वो आपका सेम है तो जुड़ेगा। 20 में ये 12 जो है ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हुआ भैया, क्योंकि इसमें डॉट में से करंट निकल रहा है, इसमें से भी डॉट में से करंट बाहर निकल रहा है, तो दोनों का जो साइन है वो सेम है, तो यहाँ की इंडक्टेंस में यहाँ की इंडक्टेंस ऐड होगा। बट ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी था, तो ये इंडक्टेंस इस इंडक्टेंस में सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यू विल गेट कितना, 20 और 12 कितना हो जाता है, 32, 32 में से 10 गया तो आपके बच जाएगा 22। तो यहाँ पे आपका 22 हेनरी आ गया। और L3 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो L3 कितना गिवन हुआ, गिवन है वहां पे 60 हेनरी है, 60 हेनरी गिवन है, तो दिस इज योर 60 हेनरी। अब इस L3 में ये वाला क्या है, जुड़ेगा क्योंकि सेम पोलैरिटी है, ये 12 जो है ऐड हुआ, और इसमें ये 20 जो है वो माइनस हुआ, है ना। तो 60 में से 20 माइनस हुआ तो बच गया 40, 40 में 12 को जोड़ दो 50, 52, है ना, तो 52 आएगा। या 60, 70, 72 में से 20 गया तो 72 में से 20 गया तो यू विल गेट 52, तो ये आपका 52 हेनरी। अब देखो टोटल, अब L इक्विवेलेंट तुमको निकालना, सीरीज रहता तो तीनों को जोड़ देते, लेकिन ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1, L2, L3
डिवाइडेड बाई L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1। ठीक है, तो करना ही पड़ेगा इतना सारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 22 और ये तुम्हारा 52 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 52 प्लस 52 इंटू 20। इतना तो पैरेलल सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.77 हेनरी। ठीक है, दैट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक तो 3 इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट करके दे दिया, ऊपर से इसमें म्यूचुअल इफेक्ट है। यदि म्यूचुअल इफेक्ट भी नहीं रहता फिर भी इतना तो कैलकुलेशन करना ही रहता तुमको, लेकिन म्यूचुअल इफेक्ट शो कर दिया तो फिर कैलकुलेशन और बढ़ गया, है ना। तो इतना करना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, यही शॉर्टकट ट्रिक है आपका, है ना। इसमें कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया। सबसे पहले ओरिजिनल इंडक्टेंस मैंने निकाल दिया, म्यूचुअल इफेक्ट को हटा के मेरे पास कितना इंडक्टेंस है अब उसका मैंने पैरेलल सॉल्व कर लिया। तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, टेक्निक है। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप 2 इंडक्टर में भी चेक कर सकते हो, आपका सही आंसर आता है कि नहीं उसमें भी आप चेक कर सकते हो। जस्ट चेक इट योर कॉन्सेप्ट। जैसे 2 इंडक्टर के लिए आप फॉर्मूला लिख देते हो ना, मान लो आपके पास कोई 2 इंडक्टर है, एक इंडक्टर ये हो गया और एक इंडक्टर ये हो गया, तो तुम लोग इसका जैसे एल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल दे, मान लो ये 2 हेनरी है और ये 4 हेनरी है, समझो मेरे बात को, और इसमें डॉट यहाँ पे है, इसमें डॉट यहाँ पे है, और इन दोनों डॉट के बीच में आपका 2 हेनरी दे दिया है। चलो 1 हेनरी दे दिया है, ये 1 हेनरी यहाँ पे दे दिया है, म्यूचुअल इफेक्ट ये। और तुम जब ऐसे पता रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लेते हो। एल इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्या, L1 इंटू L2 माइनस का, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्या लिखते हो, L1 इंटू L2 और ये माइनस का क्या हो जाता है, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका होता है L1 L2, और यहाँ पे देखो अपोजिट है, अपोजिट है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, अपोजिट है तो यहाँ पे आपका प्लस होगा, प्लस आपके पास क्या हो जाता है 2m, ये इस तरीके का प्लस का 2m। तो वो फॉर्मूला निकाल के एल इक्विवेलेंट आप निकाल लेते हो, राइट। मान लो अभी कितना आ गया, चलो देखते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू इसमें कितना आ गया। L1 इंटू L2 मतलब 4 दूनी 8 ये हो गया, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, और यहाँ पे 4 2 6 तो ये तुम्हारा 6 हो गया, प्लस 2m प्लस 2, तो 8 में से 1 गया तो 7, 6 और 2 8, तो 7/8 आपका हेनरी यहाँ पे आंसर आ गया। लेट से अभी इस फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, तो मान लो फॉर्मूला नहीं लगाते, है ना, L1 आप निकालते मान लो यहाँ पे, तो 2 हेनरी है और ये दोनों अपोजिट है तो 1 माइनस हुआ, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास बचा 1 हेनरी। और L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो L2 4 हेनरी है और 1 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है, तो ये आपका हो जाएगा 3 हेनरी। अब दोनों का पैरेलल आप सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 3 और 1 प्लस 3, तो यू विल गेट 3/4, और यहाँ पे आपका आया है 7/8, वहां पे 7/8, यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो 7/8 और 3/4, 3/4 का कितना आता है, 3/4 का आपका आता है 0.75, और 7/8 का कितना आता है, 7/8 का आता है आपका 0.875, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों आंसर में आपका देखने को मिल जाता है। ये डॉट और ये डॉट यहाँ पे एकदम परफेक्ट किया ना हम लोगों ने, अपोजिट है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लस होता है, ऊपर वाला तो हमेशा माइनस होता है, नीचे में अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा। तो L1 इंटू L2 4 दूनी 8, ठीक है, m का स्क्वायर मतलब 1 है, 1 माइनस कर दी तो 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा L1 का वैल्यू कितना है भैया, 2 है, और L2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है, तो 6 हो गया वो, और 2m प्लस 2 तो 6 और 2 8, तो 7/8 आ गया। ठीक, और इस वाले में आपका कितना है, 2 मैंने लिया है, और ये 1 हेनरी माइनस हुआ तो 1 हो गया, ये 4 है, 1 माइनस हुआ तो 3 हो गया। दोनों का पैरेलल, तो 1 और 3 का पैरेलल 3 और 3 और 1 4, तो 3/4 यहाँ से आ गया और यहाँ से थोड़ा सा फर्क आ रहा है लेकिन, है ना, आंसर में। जो कल भी हम लोगों ने देखा था लास्ट मतलब एक क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ द कॉइल इफ द करंट चेंज फ्रॉम यहां से वहां प्लस 4 एम्पियर टू माइनस 4 एम्पियर इन अ 0.10 सेकेंड एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 16। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट विल द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो यार,
तो यहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस L और ये तुम्हारा di/dt हो जाएगा। तो करंट चेंज हो रहा है, दोनों करंट जुड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास 16 हो गया, ये L आपको निकालना है और 4 और 4 माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 लिख देंगे और यहाँ पे तुम्हारे पास सेकेंड 0.10 सेकेंड, तो 0.10 हो गया। तो L का जो वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 8 का मत 8 दूनी 16। तो L का वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 10 को 0.10 के साथ 2 को 0.10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम, वही है ईएमएफ से रिलेटेड है तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द एडी करंट लॉस अकरिंग इन द मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स, है ना, किस पे डिपेंड नहीं करता, एडी करंट जो है किस पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो यार एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है, देखो एडी करंट आप बोलोगे नहीं पढ़ाए हो सर आप, तो एडी करंट का सिंपल होता है, एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है पावर लॉस का वो लिख लो पी और यहाँ पे कांस्टेंट ले लो के, ठीक है, के, और ये तुम्हारा हो जाएगा बी एम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। तो एडी करंट जो लॉस है या पावर का जो लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका फ्लक्स डेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे और थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, उस पे भी एक वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट यहाँ पे एक वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल भी लिख लेते हैं, और ससेप्टेबिलिटी। तो ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द एडी करंट लॉस अकरिंग इन द मटेरियल डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी मटेरियल में जो एडी करंट अकर होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लक्स भी करता है, और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, और ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं ना, ठीक है। तो ससेप्टेबिलिटी को हम लोग लगाएंगे। एक्चुअली वॉल्यूम आपका यहाँ पे एडी करंट जो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड, हिस्टेरिसिस में भी वॉल्यूम आता है, इसमें भी वॉल्यूम आता है, जस्ट वॉल्यूम लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एडी करंट जो है ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ना, ससेप्टेबिलिटी तो फॉर्मूला में होता ही नहीं है। लेकिन यार ससेप्टेबिलिटी और फ्लक्स डेंसिटी के साथ रिलेशन है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पे एडी करंट डिपेंड करेगा कि नहीं, मटेरियल के वॉल्यूम पे, जबकि हम लोग हिस्टेरिसिस में लगाते हैं, एडी करंट में वॉल्यूम हम लोग नहीं दिखाते जनरली, है ना। तो इसको एक बार और सोचना अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द कपलिंग फैक्टर बिटवीन टू कॉइल ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज 40 मिली हेनरी। तो आपको क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो m इज इक्वल टू आपका क्या होता है k, और यहाँ पे आपका होता है L1 और L2, L1 L2 सेम है, तो k तुमको निकालना है। तो जस्ट हो जाएगा m का वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको 40 मिली हेनरी दे दिया, ये k तुमको निकालना है, और ये भी 40 मिली हेनरी का स्क्वायर कर दो, 40 इंटू 40 कर दो, तो 40 हो जाएगा। तो k का वैल्यू अंडर दैट कंडीशन 1 आएगा। तो k का वैल्यू इस केस में क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि L1 L2 वही 40 मिली हेनरी है, 40 बाहर निकल गया, 40 इधर भी है, तो k इज इक्वल टू 40/40, दैट मीन्स k का जो वैल्यू है 1 आ गया। अब k की वैल्यू पे आप लोग डिफाइन करते हो, यदि k का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 है, लेट से k का वैल्यू यदि आपके पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दो कॉइल के बीच में नो कपलिंग, कपलिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो कॉइल के बीच में जो कपलिंग है वो आपका 0 हो जाएगा, व्हेन k इज इक्वल टू 0, और व्हेन k इज लेस देन 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, या k जो होता है मान लो इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लोग परफेक्ट कपलिंग, आइडियल कपलिंग बोलते हैं इसी को, परफेक्ट कपलिंग, या तो फिर हम लोग इसी को आइडियल कपलिंग बोल देते हैं। और थर्ड, यदि k का जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है, k इज लेस देन 0.5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग बोल देते हैं, लूज कपलिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो k का वैल्यू है ग्रेटर है 0.5 से, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइट कपलिंग बोल सकते हैं, टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग। तो इस तरीके से हम लोग कपलिंग को डिफाइन करते हैं, नो कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग। k के वैल्यू पे डिपेंड करता है। k की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, k का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के कहां तक होता है, 1 तक का होता है, इसका रेंज 0 से 1 तक के ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। और इसको आप निकाल सकते हो, k इज लेस देन और इक्वल देन m डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 और L2 से, यहां से आप k की वैल्यू को निकाल सकते हो,
ठीक है। m की वैल्यू भी आप ऐसा हो लिख सकते हो, m की वैल्यू भी यहां से लेकर के यहां तक हो सकता है। ये m की जो वैल्यू है वो जो है m की जो वैल्यू है वो आपके पास k √ L1 L2 ये होता है। m की रेंज ये भी होता है, तो ये भी आप रेंज लिख सकते हो, किसी भी एग्जाम में आता है। ये आप लोगों को पूछ लिया जाता है m की रेंज को इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोग सभी लोग इसको एक बार देखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिटरमाइन द एडी करंट लॉस, वही है। देखो यार एडी करंट क्वेश्चंस में आ रहा है, एडी करंट कुछ होता नहीं है भाई। एडी करंट मान लो आपके पास कोई कोर है, और ये जो कोर है ये सब्जेक्टेड है किससे, ये जो कोर है वो आपका सब्जेक्टेड है, किससे सब्जेक्टेड है भैया, ये जो कोर है आपका वो सब्जेक्टेड है किसी अल्टरनेटिंग फ्लक्स से। तो जब ये कोर अल्टरनेटिंग फ्लक्स से सब्जेक्टेड होता है तो ये कोर भी इटसेल्फ कंडक्टर है, और जब ये कंडक्टर होने के कारण इसमें भी एक ईएमएफ बनता है, उसमें भी एक करंट फ्लो होने लगता है, वही करंट को एडी करंट बोलते हो। और वो करंट उस कंडक्टर में गोल 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 सर्कुलेट होने लगता है और अनवांटेड पावर का कंजप्शन करने लगता है, दैट इज कॉल्ड द एडी करंट, उसी को एडी करंट बोलते हैं। तो इस एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग इस कंडक्टर को सब कंडक्टर में या फिर इसको हम लोग लेमिनेशंस वगैरह यूज करते हैं, जिससे हमारा एडी करंट जो है वो कम हो जाए। लेमिनेशंस वगैरह यूज करते हैं ताकि सरफेस एरिया उसको कम मिले और कम करंट फ्लो हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेमिनेशंस वगैरह यूज करके इस एडी करंट को रिड्यूस करते हैं। अब पूछोगे सर एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस का। इसका जो फॉर्मूला होता है एडी करंट में पावर लॉस का, ये तुम्हारे पास एक एडी करंट कोएफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BM का स्क्वायर, यहाँ पे F का स्क्वायर और T का स्क्वायर, ठीक। तो एडी करंट का जो पावर लॉस है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल है इसकी फ्लक्स डेंसिटी कितना है, इस मटेरियल में जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, और इसमें जो लेमिनेशन आप यूज करो क्या हो उसका थिकनेस कितना है। पतला जितना करोगे उतना कम लॉस, जितना ज्यादा थिक लेमिनेशन यूज करोगे उतना ही वहां पे क्या होगा, एडी करंट लॉस ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एडी करंट जो है या पावर लॉस जो है उसके कारण इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द एडी करंट लॉस निकालना है व्हाट में इन अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट 1 दे दिया है, थिकनेस दे दिया है, टी का वैल्यू 0.03 दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर है ना, एंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर दे दिया है, वो भी वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर वो भी दे दिया, विच इज केप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 3 टेस्ला आपको दे दिया है, एंड सप्लाई बाय अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो सारा डेटा दे दिया है, बस फॉर्मूला में रखो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग करो बेटा एक बार, ये भी वही है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, उसको एक बार सॉल्व करेंगे। वैसे भी मशीन में करते रहते हो तो यहाँ पे करने की ज्यादा नीड नहीं है, मशीन में तो ऑलरेडी करते ही हो। What will be the self inductance in millihenry of a 4 meter long air core solenoid if the diameter of the solenoid is 50 cm and 300 tons? ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो फिर से आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसको हम लोग एक बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ, 18, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर बिटवीन द टू कॉइल्स, ओके, ईच हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे दिया है बिटवीन टू कॉइल्स इज 25। तो 25 इधर भी 25 इधर भी, कट पीट के 1 आएगा, सेम सेम रहता है तो 1 ही आता है। ये भी ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, कई बार रिपीटेड है, BL भी साइन थीटा वाला लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, टू कपल कॉइल L1 दे दिया 0.8 हेनरी और L2 का वैल्यू दे दिया 0.2 हेनरी, हैव अ कपलिंग कोएफिशिएंट 0.9, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M का जो वैल्यू होगा K√L1 और L2, ओके। तो K का वैल्यू 0.9 हो गया, L1 की वैल्यू कितना है 0.8 है, L2 का वैल्यू 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो 0.016, जो भी 4 आएगा 9 चौक 36, मतलब ये आपके पास 0.36 आ रहा है। इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 4 बाहर आएगा, 9 चौक 36, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है, डेसिमल का खेल नहीं है यहाँ पे। तो 0.36 हेनरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? 0.36 हेनरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 0.36 हेनरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं, है ना। आप लोग को ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कोई भी JEE एग्जाम्स के लिए इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21, टू कॉइल्स हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5, तो दोनों के बीच का, इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग
ओके, सो द टोटल इंडक्टेंस, भाई सीरीज एडिंग है तो टोटल इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 और ये प्लस का 2m हो जाएगा, करेक्ट। तो टू कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 8 दे दिया है, 18 दे दिया है, 8 और 18, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5 दे दिया, तो m तुमको निकालना पड़ेगा, m डायरेक्ट नहीं दिया है, तो m इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा k और ये हो जाएगा अंडर रूट L1 इंटू L2, तो m पहले निकालना पड़ेगा, तो इट विल बी कितना, ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना दे दिया 0.5 है और यहां से L1 L2 की वैल्यू कितना है 8 18, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जस्ट 18 0.5 ये हो गया और यहाँ पे 8 8 64 की 4 कैली 6 8 का 8 और 6 14 144 का होता है 12 है ना, 144 का होता है 12, तो जस्ट ये हो जाएगा 0.5 इंटू 12, तो 12 का आधा हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, तो 6 मिली हेनरी तुम्हारे पास एम आ गया, राइट, 6 मिली हेनरी। यहाँ पे रखो तो सीरीज एडिटिंग है, तो अब L1 L2 की वैल्यू रखेंगे तो 8 प्लस 18 प्लस 2 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, तो 8 प्लस 18 प्लस 6 दूनी 12, तो यू विल गेट 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 और 8 कितना हो गया 38 मिली हेनरी, 38 मिली हेनरी, तो यू विल गेट 38 मिली हेनरी एंड 38 मिली हेनरी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या इतना क्लियर हो गया, इतना आप सभी को क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे क्या दिया है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ड्यू टू इट्स इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आपको दे दिया है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज 1 मिली हेनरी पर मीटर, इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज वुड बी, कितना होगा, है ना, तो मिली हेनरी पर मीटर कितना होगा, उसी को निकालना है कि जब डायमीटर को अब डबल कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये सब डायमीटर वगैरह के साथ क्या रिलेशन होता है, बाकी पैरामीटर्स वही है, बस डायमीटर को चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या रिलेशन होता है वो सब आप बनाइए और एक बार जल्दी से मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। चलो जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ। हाँ, इसका आंसर एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ओके, ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई कीजिए अपने से, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई किया करो, है ना, सब चीज मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, तो आप लोग को मौका ही नहीं मिलता फिर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक आध क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई किया कीजिए। 2 कॉइल्स इन डिफरेंट कनेक्शन हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी एंड 4 मिली हेनरी दे दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे दिया है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा। देखो 2 कॉइल है, अब डिफरेंट कनेक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया, चलो अब एल इक्विवेलेंट निकालो। इन्होंने ये नहीं बताया ना कि ये दोनों कॉइल में क्या हो रहा है, एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है, ये नहीं बताया, तो आपको दोनों निकाल के चेक करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा यहाँ पे, तो वो आपको आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो L1 आपके पास कितना दे दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 2 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी, तो ये 2 दे दिया, ये आपके पास कितना दे दिया 4 दे दिया, और ये प्लस माइनस मैं ले रहा हूं 2, और m का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो m का वैल्यू मेरे पास है 0.15, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 और 2 6, और ये मेरे पास प्लस माइनस 15 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 30, 0.3 हो गया, तो 6 में 0.3 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 6.3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐड होगा नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा मेरे को, तो 0.3 मैंने इसमें माइनस किया तो 5.7 मेरा आ रहा है, और 5.7 ऑप्शन में है, तो इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के बारे में इन्होंने बात किया था। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसे कैसे डिस्प्यूट करेगा वो, दोनों ऑप्शंस को दे के कैसे डिस्प्यूट करेगा। 6.3 भी दे देता इसमें, लेट्स से यहाँ पे 6.3 भी दे देता तो डिस्प्यूट हो जाता, ये सब मिली हेनरी में तो डिस्प्यूट हो जाता, तो एक ही ऑप्शन को देगा वो, बस सब्ट्रैक्टिव एडिटिव ये आप क्या रखते हो वही आप देखना चाह रहा था वो, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वायर वही है, वायर वगैरह को ये सब मैग्नेटिज्म का है, मैग्नेटिज्म में देख चुके हो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल इज इंक्रीज्ड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल क्या होगा। भाई 2 कॉइल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को आप बढ़ा रहे हो, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जाहिर सी बात है बढ़ेगा। मान लो कॉइल नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है,
और ये कॉइल नंबर 2 है, दोनों के बीच में आप भाई K को जब बढ़ाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा ना। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, L1 की वैल्यू 9 है और L2 का वैल्यू तुम्हारे पास फिक्स है 4 है, दो कॉइल है तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस तो फिक्स है 9 और 4। अब मैं बोल देता हूं K का वैल्यू यदि 0.5 है तो आपको बोल रहा हूं कि चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो आप निकाल दोगे सर K L1 L2, और जब आपने निकाला तो ये 0.5 हो गया और 9 चौक 36 का 6, मतलब आपके पास 3 आ गया, जो भी ये हेनरी में है तो आपके पास 3 हेनरी आ गया। देखना मेरे बात समझना, 3 हेनरी आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गया। अब बोल रहे हो कि आप ना सर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बढ़ा दो। अब यहां से बढ़ा करके हमने कितना इंक्रीज करके 1 कर दिया। 1 करने से क्या फर्क पड़ा? 1 करने से फर्क ये पड़ा कि सर ये 1 हो गया, 1 इंटू आपका 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 हेनरी। इसका मतलब क्या K की वैल्यू पे, K की जो वैल्यू है 512 डिवाइडेड बाई 5, क्या इस पे मेरा K की वैल्यू पे क्या मेरा M डिपेंड करता है? तो हाँ भाई करता है, K की वैल्यू पे मेरा M जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी है, K की वैल्यू पे M की डिपेंडेंसी है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टाइट कपल उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जितना ज्यादा लूज कपल उतना कम। K का वैल्यू 0 तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0, K का वैल्यू 1 तो म्यूचुअल इंडक्टेंस √L1 इंटू L2 के बराबर। तो इस तरीके से K के वैल्यू पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिपेंडेंसी है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चीजों को आप लोग अच्छे से केयर करो, ये सारा डाटा आप लोगों को पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, यहां पे क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर डायमीटर। एक सोलेनॉइड है 30 सेंटीमीटर को लॉन्ग है और 3 सेंटीमीटर का डायमीटर है। एरिया निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया है और करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी तुमको निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए तुमको 1/2 Li² चाहिए। अब L पता है, 1/2 I निकालना, I पता है, L निकालना पड़ेगा। तो L निकालना किसी भी सॉलिनॉइड का, तो ये तुम्हारा हो जाता है N का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका S, रिलक्टेंस। N का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, यहां से L आता है। तो किसी भी सॉलिनॉइड का पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकालो तुम। अब सेल्फ इंडक्टेंस को निकालना है तो S निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, उसका लेंथ, और ये हो जाएगा तुम्हारा μ0 μr और एरिया। अब एरिया नहीं पता तो एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो π/4 d का स्क्वायर। तो ये सब चीज इसको निकालो, फिर यहां रखो, ये निकलेगा तो यहां रखो, ये निकलेगा तो फिर एनर्जी आएगा। तो 2-3 स्टेप वाला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, फिर भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो वीडियो को पॉज करो और कितना आ रहा है जल्दी से आप लोग वहां पे बताइए मुझे, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से फटाफट तरीके से सॉल्व करके बताइए, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आपको आंसर को मैच कराना है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज 27। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी। तो 9 चौक 36 6 आएगा। M पूछा है आप लोगों से, K का वैल्यू 1 है बोला है, यूनिटी कपल्ड है ना, और ये तुम्हारे पास 9 है और ये 4 है, तो अंडर रूट ये तुम्हारे पास 36 हो जाएगा और 36 का वैल्यू होता है 6। तो M का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, 6 हेनरी आ गया। सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी विल बी कितना, तो 6 हेनरी यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 हेनरी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया? एक बार मुझे बताइए, क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न मेरे पास, दैट इज योर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंज फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकेंड में व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, 5 मिलीसेकेंड दिया है और वो चेंज हो रहा है टाइम पीरियड। तो ये तो वहां का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो ये 200 आपके पास हर्ज आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दिया है तो टाइम पीरियड दिया है तो फ्रीक्वेंसी तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा जस्ट अभी एसी फंडामेंटल पढ़ोगे, एसी एनालिसिस पढ़ोगे, वहां के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही है, इधर उधर के भी रहते हैं, तो अभी हम लोग उसको पता चलते जा रहा है क्यों कहां से। चलो अगला 29, कंसीडर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
मैंने एक कंसीडर किया कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक कंसीडर किया। अ कंडक्टर मूव्स अक्रॉस दिस फील्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कंडक्टर जो है एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कंसीडर कर दिया, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने कंसीडर कर लिया, ये इस तरीके का। अब इसमें जो भी कंडक्टर को प्लेस किया गया है वो आपका क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज टर्म्ड एज, तो उस ईएमएफ को आप क्या बोलोगे। अब क्या है कि यहां पे आपके पास क्या है कि एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने कंडक्टर को रखे हो और ये कंडक्टर एक यूनिफॉर्म स्पीड से v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो यहां पे एक ईएमएफ बना। इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इस ईएमएफ को क्या बोला जाता है, इफ ईएमएफ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जितना भी जनरेटर में मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज योर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ऐसा बोलेगा कि जब किसी आपके पास कॉइल है, स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहता, मान लो ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, कुछ स्टेटमेंट जो है इस तरीके का रहता, मान लो ये कोई कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। जब इस कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट करते हो, लेट से यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया तो इसके कारण इसमें करंट फ्लो हुआ। करंट कैसा है, टाइम वेरिंग है, टाइम के कारण चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसके कारण जो इस तरीके से इसमें फ्लक्स बनता है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से जो फ्लक्स बनता है ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब इसको आपने टाइम वेरिंग फ्लक्स दिया है। तो जो ईएमएफ अप इंड्यूस हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ यहाँ पे है ना, उस ईएमएफ को आप क्या बोलोगे, तो उस ईएमएफ को आप बोलोगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बोलोगे ही, लेकिन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जस्ट आइडिया होना चाहिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या आपका दोनों में डिफरेंस है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में रोटेटिंग पार्ट होता है, मतलब क्या कराया जाता है कि एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रोटेट कराओ या फिर कंडक्टर को स्टेबल रखो, उस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराओ, दो ऑप्शन है, लेकिन रोटेट कराना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वहां पे आपको फ्लक्स को टाइम वेरिंग रखना पड़ेगा, फ्लक्स को टाइम वेरिंग रखना पड़ेगा, फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा यदि कॉइल में, तो वो आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जस्ट आइडिया रहता है कि व्हाट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सब आपको एकदम पता रहता है, राइट। चलो अगला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ 100 टर्न्स, द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ 100 टर्न कॉइल इज 3 के पावर में t होगा ये -2t मिली वेबर, ऐसा कुछ होगा, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ईएमएफ आपको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स तुमको पता है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू आपका होता है n और ये यहां पे होता है d phi बाई dt। अब यहां पे मैं phi t की वैल्यू की बात करूं तो आपको दिया गया होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स तो 100 है, phi t का जो वैल्यू है t के पावर में 3 माइनस का 2t मिली हेनरी होगा। ये फ्लक्स है तो ये आपका हो जाएगा मिली वेबर, मिली वेबर हो गए, मिली वेबर, अरे बात समझ, मिली वेबर होगा पक्का। नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दिया है, तो 100 दे दिया है, ओके। तो यहां पे अपन रखेंगे, ये मेरे पास 100 हो गया और यहां पे मैं रख देता हूं d बाई डी टी, और फ्लक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो ये मेरे पास है t का पावर में 3 और ये मेरे पास 2t और यहाँ पे 10 के पावर में माइनस का 3, ओके। तो हियर ये 100 हो गया, ठीक, यहां से आपने किया तो 3t का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3t का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू t का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 माइनस 2 10, 10 कटा 1 आ गया, 1 वोल्ट यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल है इस तरीके का, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, ठीक है। इसको आपने एक डी फाई बाई यदि मैं बोलूं फ्लक्स आपने दिया, टाइम वेरिंग फ्लक्स इसको आपने दिया जो कि कितना t के पावर में 3 माइनस का 2t मिली वेबर है, इतना आपने दिया।
तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इसमें कितना ईएमएफ बनेगा वो पूछा था आपको। यदि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना ईएमएफ बनेगा इस कॉइल में वो आप लोगों को पूछा गया था। तो बहुत सिंपल था, केवल फॉर्मूला में आपको रखना था। इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूला में आप लोग को रखना था, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज गिवन बाय एफ। जो भी ईएमएफ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है माइनस का n और ये मेरे पास हो जाएगा d∅dt। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ द कॉइल वेयर E इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ द कॉइल। ओके चलिए, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, d∅ इज द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल इन टाइम dt। सो द नेगेटिव साइन ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज ड्यू टू द, ये जो नेगेटिव साइन आया हुआ है इस एक्सप्रेशन में वो किसके कारण आता है? लेंज लॉ के कारण, लेंज लॉ के कारण, लेंज लॉ के कारण। लेंज लॉ ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो जिस वोल्टेज के कारण हुआ उसी का अपोज करेगा, या जिसके कारण हुआ उसी का अपोज करेगा, ये बोल सकते हो। ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अपने कॉस का अपोज करेगा, इट अपोज द कॉस, है ना, दैट प्रोड्यूस इट, वो उसी का अपोज करेगा। तो वो बताता है इमिल लेंज लॉ, ये इमिल लेंज बोलते हो आप इसी को, ये लेंज बताते हैं। ऑस्टो वगैरह ये सब तो अलग चीज है, एम्पियर है तो अलग है ना, माइकल फैराडे तो अलग है। तो लेंज ने ये डिफाइन किया था, ओके, उसके कारण नेगेटिव साइन हम लोग रखते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? चलो, अब ये क्लियर हो गया तो हम लोग देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी 12 हेनरी एंड कपलिंग दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.85। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला में ही तो रखना है। तो यहाँ पे रखो, चलो m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 और ये L2। तो k का वैल्यू 0.85 है, ये हो गया, बस कैलकुलेशन है, इसके लिए आप कैलकुलेशन करो और कुछ नहीं है। और सेल्फ इंडक्टेंस 12 या 36 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6 पंचे 30, 6 अठे 48 और 3 51, डेसिमल 1 2, 5.10, ठीक है, 5.1 हेनरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, एन इंडक्टर इज सप्लाई फ्रॉम अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम द पीक वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू 10 मिली सेकेंड। तो वही है यार, फ्रीक्वेंसी निकालना है 10 मिली सेकेंड, 1000/10 कर दो, 100 आएगा उसका आंसर। 34 आपका क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड। ठीक है, वही है, फ्रीक्वेंसी पूछा यहां भी, तो ये भी बता दो यार, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टू कपल्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक बात, हैव एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 16 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन। ओके, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, तो उन दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। देखो यार, एक आपका जब दोनों इंडक्टर को जोड़ा जाता है तो 16 मिली हेनरी आएगा, ऐड करोगे तभी तो ज्यादा आएगा, और मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 8 मिली हेनरी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे L इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। जब मैंने इसको ऐड किया, एडिटिव पोलैरिटी रखा, तभी तो ज्यादा आएगा ना ये। और एक केस में 8 आ रहा है, तो मैंने क्या किया हूं उस समय, तभी 8 आ रहा है, मैंने सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रखा है। तो ये क्लियर हो गया। अब m की वैल्यू को निकालना है, m की वैल्यू को निकालना है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है, और ये तो L1 में से L1 गया तो घट, कैंसिल आउट, L2 में से L2 गया तो घट गया, और ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2m आपका 4m हो जाएगा। तो दिस इज योर 4m। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपका आगे 8/4, दैट मीन्स 2 मिली हेनरी। सब मिली हेनरी में था, तो ये भी मिली हेनरी में आपका आएगा, ठीक है। तो 2 मिली हेनरी आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते रहते हैं, इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछते रहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछते रहते हैं। ये आ रहा है बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते रहते हैं इस तरीके का। क्लियर हो रहा है सभी को भाई? क्यों सभी को क्लियर हो रहा है ना? तो अकेले में क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसी है, कितना एनर्जी लेवल दूं आपको। आप लोग एक्चुअली आदत हो जाता है कि मुकेश सर मतलब एकदम फुल एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी, पावर पैक ऑफ एनर्जी,
लेकिन अकेले में मैं कितना एनर्जी लेवल मेंटेन करूं यार, इतने रात रात को शूटिंग चल रहा है तो कितना एनर्जी बताऊं आप लोग को, है ना। तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा, लेकिन ठीक है फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखूं, आप लोगों को थोड़ा हाई एनर्जी के साथ पढ़ाऊं, ठीक है। तो हमारे पास 35 क्वेश्चन हो गए, ऐसे आपका 10 क्वेश्चन के आसपास और होगा तो उसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या क्या दिया है, फिर हो जाएगा, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए कौन सा वैलिड है। देखो यार के का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक का होता है, के का जो रेंज होता है वो 1 तक का, 0 से लेकर के 1, और एम का भी जो रेंज होता है वो भी 0 से लेकर के 1 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, एम कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। और 1 से ये ज्यादा हो सकता है ना, एम का वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, एम की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा हो सकता है। तो 0 ऐसे लिख देते हैं, एम के रेंज को ऐसे लिखा जाता है, आ रहा है समझ में, ये के अंडर रूट L1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसको 1 मत लिख देना, समझ में आया। मान लो के का वैल्यू तुम्हारे पास 1 है और L1 का वैल्यू 9 है और L2 का वैल्यू आपके पास 4 है, तो देखो यहीं पे आप m की वैल्यू निकाल दोगे अंडर दैट कंडीशन, तो m का वैल्यू 1 9 चौक 36 6 हो गया, 6 हो गया। तो ये डिपेंड्स कि मैक्सिमम कितना होगा इस पे डिपेंड करेगा, हाँ, लेकिन मिनिमम 0 से छोटा कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा m की वैल्यू, तो जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए ये सारे चीजें। आ रहा बात समझ में, चलो ये उसी चीज को देखो पूछ लिया कि गिवन टू कपल्ड इंडक्टर L1 एंड L2 हैविंग देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया है, रिलेशनशिप अमंग द मस्ट सेटिस्फाई, कौन से रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है। तो क्या होता है, m का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, m का जो वैल्यू होता है वो आपका, ये देखो थोड़ा सा ये गलती कर दिया लिखने में, m का जो वैल्यू होता है वो आपका हो सकता है k अंडर रूट L1 L2, तो ये अंडर रूट है तो ये 1/2, ऐसे वाला 2 है कि क्या वाला 2 है पता ही नहीं चल रहा है, सब सेम लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो m जो है, मान लो यहाँ पे गिवन टू कपल्ड इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टर m द रिलेशन, मान लो k का वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, k का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये L1 और L2 के प्रोडक्ट का 1/2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो m का जो स्क्वायर है वो आपका L1 L2 के बराबर होगा। तो कुल मिला के ये सब पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है, इसको और देखता हूँ, ये अभी आने वाला क्वेश्चन है और उसमें हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो तो एक बार, टू कपल्ड इंडक्टर L1 दे दिया है, L2 दे दिया 0.2 हेनरी, 0.8 हेनरी है वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बाहर निकल गया, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 0.32 हेनरी, ठीक है। तो इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है ये भी, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है आपका, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, दैट इज योर 39। इस क्वेश्चन को देखिए, अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल देन द टाइम कांस्टेंट क्या होगा। देखो यार टाइम कांस्टेंट L और R के लिए, RC RL सर्किट है, टाइम कांस्टेंट आपके पास L/R होता है, सबको पता है ये टाइम कांस्टेंट होता है। अब L का जो रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, तो मान लो मेरे पास टाइम कांस्टेंट 1 है, तो अभी मैं बोल देता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R लिख दिया मैं, अभी लिख सकता हूं, और टाइम कांस्टेंट 2 मैं लिख देता हूं, तो अब ये हो जाएगा मेरा N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सपोज R उतना ही है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स R उतना ही है। तो यहां पे ये बोल रहा है अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट, एक स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट होगा एक नंबर ऑफ टर्न्स पे, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पे टाइम कांस्टेंट T1 है, ओके। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूंगा तो टाइम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अब n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना हो जाएगा, तो बिकम्स डबल गेट हाफ रिमेन्स अनअफेक्टेड बिकम्स 4 फोल्ड, तो 4 गुना बढ़ जाएगा टाइम कांस्टेंट, क्योंकि जस्ट आपने वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो इंडक्टेंस जो है बढ़ गया होगा, वो भी स्क्वायर के टाइम में बढ़ता है, तो जस्ट आपके यहाँ पे आंसर 4 गुना में आ जाएगा, निकाल लो। तो T2 इज इक्वल टू ये τ1, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 के साथ रिलेशन बना दो और ये स्क्वायर, तो ये तुम्हारा τ1। अब N2 क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ गया, किससे, N1 से, तो ये आपका हो जाएगा N1 का स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो देखो ये 4 τ1 आपका आ जाएगा, तो 4 गुना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, τ1 आ गया, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट जो है वो आपका 4 फोल्ड हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा टाइम कांस्टेंट। इतना क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर,
व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, मान लो आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, यदि आपके पास एक चीज है, ये इसको पूछ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे, ये आयरन लॉस वर्सेस फ्रीक्वेंसी को विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करोगे, है ना, इस तरीके से, तो इसमें कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, जिसमें से आप इसको बोल देते हो एक कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट बोलते हो ए, और इसको आप क्या बोल देते हो बी इंटू एफ, ऐसे करके, है ना। तो एक्चुअली होता यह है ना कि आयरन लॉस इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे हिस्टेरेसिस प्लस एडी होता है, व्हेन वी बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाता है ए इंटू एफ और ये हो जाता है बी इंटू एफ स्क्वायर, तो ये आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी आप करोगे तो ये आपको मिलता है ए प्लस बी एफ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या मिलता है, द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप तो होगा नहीं, पैराबोला बनता नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये पूछा गया था आपको एक्चुअली, ये आप देखते हो मशीन में जब हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस पढ़ते हो तो सेपरेट टेस्टिंग करते हो ट्रांसफॉर्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हो तो आयरन लॉस कॉपर लॉस को आयरन लॉस को निकालते हो, दैट मींस हिस्टेरेसिस और एडी को निकालते हो, तो वहां से सेपरेशन ऑफ लॉसेस पढ़ते हो, तो ये टॉपिक को वहां पे पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो वहां पे आप डिटेल में उसको देखते हो, ठीक। चलो यहां पे भी हुई है क्वेश्चन नंबर 41 को एक बार ध्यान से देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 1 हेनरी इफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया है 1 हेनरी इफ द टर्न्स ऑफ वन कॉइल इज डिक्रीज टू हाफ एंड दोज ऑफ द अदर इज डबल, वही हो गया, उतना ही रहेगा, द न्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो होता है वो आपका N1 और N2 होता है। अब तुम बोल रहे हो कि भैया एक को हाफ कर दे रहे हैं, मतलब ये n/2 हो जा रहा है, और एक को तुम डबल कर रहे हो तो ये हो जाए, तो ये तो कट गया, तो m अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के स्क्वायर ही है मान के चलो, है ना, तो भाई उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो अभी भी 1 हेनरी ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, तो ये भी पूछा गया था, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 42 में जाइए तो एक बार, क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, 2 इंडक्टर्स हैव द सेल्फ इंडक्टेंस 9 और 25 दे दिया है, the mutual inductance between the two is 12 millihenry, the coefficient of inductive coupling between the two inductor is, coefficient of coupling क्या होगा, coefficient of coupling पूछा है तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाल लो, k का वैल्यू पूछा है तो ये आपका 12 हो गया, ये k हो गया, और वो 9 का हो जाएगा 3 और 25 का हो जाएगा 5, तो 5 तो ये 15, k का जो वैल्यू आ गया 12/15 आ गया। अब 12/15 मतलब कटा दो इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 4/5 आ गया, तो 40, 0.8 आपके पास आंसर आ गया, 0.8, ओके, 0.8 हमारा आंसर आ गया। चलो तो ये हमारा 42 हो गया भैया, ये हमारा 43 में देखिए क्या बोल रहा है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सीरीज सर्किट शोन इन फिगर गिवन बिलो इन हर्ट्ज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है अभी। अब ये रेजोनेंस अभी हालांकि आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन एक चीज आपको पता रहता है कि अंडर रेजोनेंट कंडीशन एक्सेल जो होता है वो आपका एक्सी के बराबर होता है, ये आपको पता रहता है कि अंडर रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंस के केस में एक्सेल जो होता है एक्सी के बराबर होता है। तो एक्सेल एक्सी के बराबर है, इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी के बराबर है, इसका मतलब जस्ट यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी 2 फेरेड, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस दे दिया है 2 फेरेड, और यहाँ का एक्स इक्विवेलेंट है वो उसके बराबर होगा। तो क्या निकालना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सीरीज सर्किट शोन इन द फिगर गिवन बिलो इन हर्ट्ज। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता है 1/√2 पाई LC, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा करके। तो ये थोड़ा सा अभी आप लोग रेजोनेंस को पढ़ने दो, वहां पे ये सब चीज मैं कराऊंगा, इसलिए ये सारा अभी टच नहीं कर रहा हूं मैं, उसको एक बार पढ़ने दीजिए, वहां पे मैं कराऊंगा। जस्ट एसी फंडामेंटल को पढ़ने दीजिए, फिर वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह सब चीज ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है, ओके। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट, क्या इंप्रूव करता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में म्यूचुअल जो कपलिंग है उसको इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऑफ हाई ब्रेक डाउन वोल्टेज,
या हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर यूज करोगे, या वाइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, या लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। यस, ऐसा मैग्नेटिक कोर यूज करोगे जिसका रिलक्टेंस क्या हो, लो हो। ऐसा मैग्नेटिक कोर आप यूज करोगे जिसका क्या हो, रिलक्टेंस, जिसका रिलक्टेंस लो हो, जिसका रिलक्टेंस लो हो, है ना। तो लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर हम लोग यूज करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, है ना। दैट मीन्स लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर आप वहां पे यूज करते हो। क्लियर। चलो अगला यहां पे 45 क्या बोल रहा है, टू कपल्ड कॉइल विथ L1 L2, वही दे दिया है फिर से। द कपलिंग कोफिशिएंट 0.8, तो 0.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। द टर्न्स रेशियो N1 N2 इज, अच्छा ये पूछा है, टर्न्स रेशियो पूछा है। तो टर्न्स रेशियो जो होता है, टर्न्स रेशियो जो होता है, सिंपल सी बात है, वो L के प्रोपोर्शनल होता है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो, ये हमारे पास होता है। तो हम जस्ट यहाँ पे N1 और N2 का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा L1 और L2 के रेशियो, और L1 L2 सेम है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, वहां से हम लोग जानते हैं। तो N1/N2 आपको निकालना है, दोनों का आपको निकालना है ना। जस्ट आपको किसका रेशियो बताना था, N1/N2 का बताना था। तो आप इसको लिख सकते थे N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1/L2, ऐसे लिख सकते थे। अब L1 L2 तो सेम है तो 1 आएगा ना ये, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते थे, इस तरीके से लिखा जा सकता था इसको। क्या इतना क्लियर हो गया? चलो इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। चलो अब अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46, 2-3 क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल ए बी इन फिगर इज, है ना। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों इंडक्टर सीरीज में है, ठीक है। अब देख लो 3 इंडक्टर है, तो 3 इंडक्टर के लिए तो फॉर्मूला पढ़े नहीं हो आप, तो अब क्या करो कि यहां पे L इक्विवेलेंट निकालना है। तो L1 L2 L3 को जोड़ दो। सबसे पहले 4 4 और 4, तो 4 4 4 मैंने कर दिया 4 + 4 + 4, ये L1 L2 L3 हो गया। अब इसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो डॉट जो है करंट लीव कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसका इफेक्ट इसमें, इसका इफेक्ट इसमें को मैं लिख देता हूं -2 × 2 लिख दिया। 2 इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट यहां पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट यहां पे पड़ा और इसका इफेक्ट यहां पे पड़ा है, तो 2 × 2 कर दिया, दोनों का एक साथ लिख लिया मैं, ठीक है बेटा। अब इसका इफेक्ट यहां और इसका इफेक्ट यहां, लेकिन इसमें डॉट में करंट जो है एंटर कर रहा है और इसमें भी एंटर कर रहा है, तो प्लस रहेगा। तो 1 हेनरी है तो प्लस का 2 × 1 हो जाएगा। तो ये भी हो गया, इसका इफेक्ट यहां, इसका इफेक्ट यहां भी लिख लिया मैं। अब इसका इफेक्ट यहां और इसका इफेक्ट यहां लिखना है, तो इसमें डॉट में करंट जो है बाहर निकल रहा है डॉट से, और यहां पे डॉट में एंट्री कर रहा है, अपोजिट हुआ, मतलब ये माइनस हो गया 2, और कितना दे दिया है 1 दे दिया है, तो × 1। तो देखो यहां पे क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो 4 और 4 8 हेनरी आपके यहां पे आंसर आ जाएगा, 8 हेनरी आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। कहतना आप सभी को समझ में आ गया। तो ये मेथड से भी बना लो, या L1 L2 L3 निकाल के जोड़ भी सकते हो, उससे भी बना सकते हो। तो वो लेंदी हो जाता है थोड़ा, लेकिन जब पैरेलल में रहता है तो हम लोग उस मेथड को यूज करते हैं। चलो इसको बताओ तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे क्या है, तो 6 4 10 5 15 L इक्विवेलेंट तुमको निकालना है, तो टोटल L1 L2 L3 तो 15 हो गया। अब इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ, लेकिन इसमें करंट डॉट में एंटर कर रहा है, इसमें लीव कर रहा है, तो माइनस का 2 कर देता हूं मैं, 2 × 1 मतलब 2 ही होगा। इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ, इसका मतलब इसमें डॉट में भी करंट निकल रहा है, इसमें भी से भी निकल रहा है, तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 2 मतलब 4 हो गया। ये दोनों के लिए लिख लिया। अब इसमें डॉट में करंट एंटर कर रहा है, इसमें से लीव कर रहा है, तो माइनस, तो ये हो जाएगा -2 × 2 आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस का 2 प्लस का 4, और ये 3 दूनी 6, ओके यहाँ पे। तो देखो 15 और 4 19, और 6 और 2 8, कितना आ गया 11 हेनरी, तो ये 11 हेनरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 11 हेनरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आ गया 11 हेनरी, 11 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आओ। क्वेश्चन नंबर 48 कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या है, गिवन टू कपल्ड इंडक्टर L1 एंड L2 देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस M सेटिस्फाई, कौन से, वही है जो अभी दिया था इससे पहले वाला, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है कि M की जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल देन अंडर रूट L1 L2 हो सकता है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। देखो तो वहां पे रॉन्ग दिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट है,
ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी रेजोनेंस से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन इसको रहने दो। रेजोनेंस में इन दोनों क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, हालांकि बहुत इजी है, बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन रेजोनेंस में मैं आपको बता दूंगा, या बनाना चाहोगे तो जस्ट बना सकते हो। तो अंडर रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल का जो वैल्यू है एक्ससी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पे माइनस का जो J12 है वो आपके किसके, एक्सएल के बराबर होना चाहिए, है ना। अंडर रेजोनेंस कंडीशन दोनों का रिएक्टेंस सेम होना चाहिए। तो अब ये पूछ रहा है कि P पे आपका क्या आएगा, डॉट आएगा कि Q पे डॉट आएगा, ये पूछा, और K का वैल्यू क्या होगा ये भी पूछा है, दो चीज आपको पूछा है। ओके, तो यहां से हम लोग XC की वैल्यू को लिखना चाहें, एक्सएल की वैल्यू को मैंने यहां पे लिख दिया, चलो ये XC है ये एक्सएल है, तो XC की वैल्यू को मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक्सएल की वैल्यू को यदि मैं लिखना चाहूंगा तो एक्सएल का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट से मैं किसी पॉइंट पे ले लेता हूं, मान लो डॉट को मैं P पे ले लेता हूं, अभी डॉट को P पे ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी इसमें डॉट पे करंट एंटर कर रहा है, अभी भी एंटर कर रहा है, तो अभी मैं प्लस लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा J8, ये भी J8 हो गया, ये भी J8 हो गया, और ये प्लस का यहां पे हो जाएगा 2m, m, और m को मैं क्या लिख सकता हूं, m को लिख सकता हूं k अंडर रूट L1 L2, तो ये जस्ट मैं लिख देता हूं 2m, तो m की जगह में k अंडर रूट L1 L2, L1 L2 कितना हो जाएगा, J8, तो J8 ही हो जाएगा, ये भी J8 इंटू J8, ये एक केस तो ये हो सकता है, अभी प्लस ले सकता हूं मैं, तो माइनस का ये J12 हो गया, 8 और 8 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 16, प्लस प्लस Z 8 दूनी 16, तो ये भी आपका हो जाएगा J16 दूनी 32, Z बाहर निकला 16, और ये आपका हो जाएगा K। इतना क्लियर, क्या इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का J12, और यहां 16, J16 कॉमन आ गया, 1 प्लस आपका क्या आ गया, K आ गया, तो J से J कट गया है ना, और ये हो जाएगा 12/16, तो 1 प्लस K का जो वैल्यू है वो आपका 12/16 हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मैं लिख दिया 12/16, ठीक लिखा ना, मैं चेक करो एक बार क्या क्या लिख दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। J और J कट गया, माइनस का 12/16, अच्छा ये माइनस का 12/16, तो 1 प्लस ये 4 से 4 तिया 12, और ये 4 चौक 16, 3/4, 3/4 0.75 हो गया, है ना, 0.75 माइनस का, तो K का जो वैल्यू है ये उधर जाके माइनस हुआ, तो माइनस K इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 0.75, तो ये क्या पॉसिबल है, माइनस का 1.75 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब मेरा जो डॉट है वो यहां पे नहीं आएगा, डॉट जो है यहां पे नहीं आएगा, मान लो यहां पे डॉट लेता मैं, तो अपोजिट हुआ, अपोजिट हुआ तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, अपोजिट होता तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, आ रहा है बात समझ में, ये माइनस होता। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा J16K, इसको इधर, और ये J16 है, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, J12 हो गया, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 28, J28 हो जाएगा, और ये J से J कट गया, तो K का जो वैल्यू हो जाएगा वो 28/16, दैट मीन्स आपका 14 आपका कितना हो जाएगा 8, 7/4, ये आपका आ जाएगा 7/4, तो K का वैल्यू 7/4, यहां भी कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या मेरा, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दिया क्या, चलो फिर से एक बार ट्राई करता हूं मैं, ठीक है। इसको चलो, ये मेरे पास कितना है, माइनस का J12 है, देखो तो एक बार, माइनस का J12 है, करेक्ट, ये माइनस का J12 रिएक्टेंस है ना, इसका कैपेसिटर के कारण, और यहां के कारण कितना हो जाएगा, तो J8 प्लस J8, अब मैं यहां पे ले लेता हूं डॉट को, सपोज डॉट को मैं यहां पे ले लेता हूं अभी, तो इस डॉट में एंटर कर रहा है, इस डॉट से लीव कर रहा है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अभी हो गया, मतलब ये माइनस, ठीक, तो जस्ट मैं लिख दूंगा 2m, तो ये मेरा हो जाएगा 2m, और m की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू होता है k, और L1 L2 मेरे पास कितना दिया है, J8 इंटू J8, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का J12, 8 और 8 16, तो J16 ये हो गया, और ये मेरा माइनस का 2k, 8 दूनी 16 ये भी हो जाएगा, तो 8 बाहर निकल जाएगा, 8 दूनी 16, तो J का 16k ये हो गया, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जल्दी बताइए, तो जस्ट मेरा हो जाएगा, ये जो है इधर आ गया, तो 16 और 12 कितना होता है यार, 16 और 12
18 10 28, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो माइनस का जे 28 लिख दिया मैंने इसको, और ये आपका माइनस का जे 16 के, तो ये कट गया, ये कट गया, तो के का जो वैल्यू होगा, के का जो वैल्यू होगा, के का वो कितना हो जा रहा है 28/16, फिर से वही आ गया यार, लेस देन 1 होना चाहिए ना के का वैल्यू, क्यों गड़बड़ हो रहा है मेरे से। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूं, अभी आप लोग इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैंने कुछ यहीं पे गड़बड़ कर दिया क्या, देखो यार, अंडर रेजोनेंस कंडीशन एक्स एल जो होता है वो आपका एक्स सी के बराबर होता है, राइट, एक्सएल जो है एक्स सी के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड भी ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ये मैं माइनस ले रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, ये माइनस साइन के कार्ड हो रहा है क्या, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, माइनस साइन के कार्ड हो रहा है क्या, तो यहां पे मैं ले लेता हूं, चलो 12 J12 इज इक्वल टू, और यहां से J8 आपके पास कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, तो ये आपके पास J16 मैं लिख देता हूं, और यहां पे मैं माइनस ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे डॉट ले रहा हूं मैं, 2m, तो यहां पे भी आपका J16K हो जाएगा, राइट। चलो अब ये इधर आ गया, तो J16K, 16 में से आपका 12 गया तो 4 ये, तो ये और ये कट गया, तो K का वैल्यू 4/16 आ रहा है, तो ये आपका 4 एकम 4, 1/4 मतलब 0.25 आ गया, तो अभी तो ऐसे आ जा रहा है, यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ तो आ जा रहा है, ऐसे मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो आ रहा है, तो 0.25 आ रहा है, और डॉट कहाँ पे आ रहा है, क्यू पे, तो 0.25 डॉट क्यू पे, तो सी ऑप्शन उस हिसाब से मेरा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन मैं एक्स का मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा था तो आंसर मेरा गलत आ रहा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करना पड़ा। ओके, तो यही है यहाँ की कहानी, ठीक, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया, बस ये कंडीशन रेजोनेंस का आपको लगाना था और कुछ नहीं था। इतना क्लियर हो गया, तो ठीक है, अभी हम लोग इतना ही करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, थैंक यू।